ओके दोस्तों, तो ये एक आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो रेडियोएक्टिव सैंपल किस तरीके से डिके करेगा उसके बारे में यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। एंड ये इनिशियली है n0 एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके कर रहा है। और ये वाले एक पे हमारे पास है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है और करस्पॉन्डिंग टाइम्स दिया हुआ है। 2n0/3 होता है एट अ टाइम ऑफ t1, n0/3 होता है एट अ टाइम ऑफ t2 एंड n0/4 होता है एट अ टाइम ऑफ t3। t3 अगर हमारे पास 50 सेकेंड है तो सवाल ये है जो t1 माइनस t2 हमारा कितना होगा। ओके, सबसे पहले ट्राई टू रियलाइज, क्योंकि n0 हमारा n0/4 हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है t3 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू t हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड। तो t हाफ जो आएगा दैट विल बी 25 सेकेंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो ये वाले डीके के करस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। लैम्डा जो होगा दैट विल बी ln2/25। लैम्डा जो होगा दैट विल बी ln2/25। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें t1 टाइम पर मैं क्या बोल सकता हूं, 2n0/3 इक्वल्स टू n0 इंटू e टू द पावर minus lambda t1. So what I can say is a lambda e to the power lambda t1 is equals to 3/2. तो lambda t1 जो हमारे पास आएगा that will be ln 3/2 divided by ln 3/2, तो t1 आ जाएगा मेरे पास ये, that will be the value of t1. On the other hand अगर मैं t2 के बारे में बात करूं तो n0/3 n0 into e to the power minus lambda t2, तो e to the power lambda t2 जो है वो 3 है, तो t2 जो होगा that will be ln 3/lambda। ये हमारे पास t2 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, t2 माइनस t1 दैट इज ln 3 माइनस ln 3/2 अपॉन लैम्डा, बट ln 3/2 इज नथिंग बट ln 3 माइनस ln 2, सो ln 3 कट, दैट इज ln 2/lambda, and ln 2/lambda is nothing but t half. So this will be equals to t half. So this will come out to be equals to 25 seconds. Now let's consider a very important thing. अच्छा, t x/y क्या होता है हम जानते हैं, x/y fraction has decayed. ठीक है। अच्छा, तो t x/y का वैल्यू क्या होगी एक बार ध्यान दो, तो n0 इंटू 1 माइनस x/y इज इक्वल्स टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t1। ठीक है, तो n0 इज गॉन, तो e टू द पावर लैम्डा t1 जो आएगा दैट विल बी y माइनस x, तो t1 जो आएगा दैट विल बी 1/लैम्डा ln y माइनस x। ये मेरे पास t1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। अच्छा, सिमिलरली एक दूसरा चीज निकालने का ट्राई करो, और दूसरा चीज क्या है, t1 माइनस x/y। ठीक है, t1 माइनस x/y, तो मान लो ये जो टाइम है वो है हमारा t2, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा,
n naught into x by y, n naught into x by y, that is equals to n naught into e to the power minus lambda t2. ठीक है, so n naught is again gone. E to the power lambda t2 is a y upon x. ये हमारे पास आएगा. ठीक है, सो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें, T2 का वैल्यू आएगा 1 बाई लैम्डा ln y बाई एक्स. अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, T2 माइनस T1. ठीक है, मैं मान लेता हूं T2 बड़ा है. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा ln y बाई एक्स माइनस ln y बाई y माइनस एक्स. सो दैट विल बी ln y माइनस एक्स बाई लैम्डा. ठीक है, I hope that one is perfectly understood, right? So ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ln2 t half. So that's a very important relation. ठीक है, हम जनरल किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ये वाले केस पे जो हमारा t1 था वो मेरे पास बेसिकली क्या था, y बाई एक्स जो था, दैट y बाई एक्स इज नथिंग बट 1/3. ठीक है, 1/3 हमारा डीके कर चुका है. अब ये वाले रिलेशन में अगर हम पुट कर दे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो हमारा आ जाने वाला है. ठीक है, ओके दोस्तों, तो एक सैंपल के अंदर दो आइसोटोप है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल. T इक्वल्स टू 0 पे नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस है NS और नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो है NO. जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो बेसिकली अल्फा डीके देता है. T इक्वल्स टू 0 पे जो हमारा रेट ऑफ अल्फा प्रोडक्शन मैंने ऑब्जर्व किया, दैट इज इक्वल्स टू C. नाउ आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब मैंने देखा जो रेट ऑफ अल्फा प्रोडक्शन मेरा 1/3 हो चुका है और जो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप एटम्स है, आइसोटोप न्यूक्लियस है, दैट हैज बिकम हाफ. अच्छा, जो रेडियो एक्टिव का डॉटर है वो ऑब्वियसली हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अल्फा डीके हो रहा है तो डेफिनेटली वो आइसोटोप तो नहीं है. ठीक है, जो हमारा NS तो NS रहेगा, NO जो है वो हमारा घटेगा. तो जो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोपिक न्यूक्लियस है दैट हैज बिकम हाफ जब रेट ऑफ अल्फा प्रोडक्शन जो है वो हमारा 1/3 हो चुका है. तो सवाल यहां पर ये है NS बाई NO हमारा कितना है. तो दोस्तों उस चीज को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ध्यान दो. अच्छा, dNO बाई dt is nothing but minus lambda into NO. ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है. एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा NO e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t. अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पे मोड ऑफ dNO डैश बाई dt वो मेरा लैम्डा NO होगा और वो मेरा C है. और जो मेरा जनरल टाइम है वो T है, तब हमारा dNO डैश बाई dt जो होगा दैट विल बी लैम्डा NO e टू द पावर माइनस लैम्डा t, दैट इज C इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और वो दे रखा है C/3. सो व्हाट वी हैव इज e टू द पावर लैम्डा t is definitely equals to 3. So NS plus NO
into half is equals to ns plus no dash, and that can be written as no into e to the power minus lambda t. ये हम साफ साफ लिख सकते हैं। बात में जो है कोई भी जनरल टाइम में वो इनिशियल का हमारा आधा होना चाहिए, एंड e to the power lambda t का वैल्यू हम जानते हैं 3, so what we have is ns plus no 2ns plus 2/3 no, यानी ns जो है that will be 1/3 no, यानी ns by no equals to 1/3. A pretty simple and straightforward question. बेसिक रेडियोएक्टिव डीके से हम लोग आसानी से इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैंपल में दो न्यूक्लियस है x और y। इनिशियली nx by ny जो था वो था 2.5। 3 दिन बाद मैंने ऑब्जर्व किया वो रेशियो बदल के बन गया है 5। जो टी हाफ है वो y का अगर 2 डेज है तो सवाल है x का टी हाफ हमारा कितना होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो यहां पर अलग अलग न्यूक्लियस है, तो x जो है वो मान लो हमारा कुछ w पे जा रहा है विद अ डीके कांस्टेंट ऑफ लैम्डा 1, और y जो है वो z पर जा रहा है विद अ डीके कांस्टेंट ऑफ लैम्डा 2। ठीक है, अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर ny जो है वो मान लो है n0, तो nx जो होगा दैट विल बी 2.5 n0। ठीक है, नाउ t इक्वल्स टू 3 डेज पे जो हमारा ny होगा वो होगा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, और जो हमारा nx होगा that will be equals to n0 into e to the power 2.5 n0 into e to the power of minus lambda 1t। ये हमारे पास nx और ny का वैल्यू आ जाएगा, और ये रेशियो हमें 5 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 n0 e to the power minus lambda 2t by n0 into e to the power minus lambda 2t that is equals to 5। ये हम साफ साफ लिख सकते हैं। एंड नाउ n0 कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e to the power lambda 2 minus lambda 1 into t that will be 2। इसका लॉग ले लो, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू 3, क्योंकि t जो है वो तो हमारा 3 डेज है, तो दिस विल बी ln2। सब कुछ मैं डेज पे ही रख रहा हूं तो इट डजंट मैटर। नाउ लैम्डा 2 का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या लिख सकता हूं, ln2/2, क्योंकि उसका हाफ लाइफ तो 2 दिन दे रखा है मुझे, माइनस ln2 by t half into 3 that will be equals to ln2। now ln2 यहां पर खत्म कर दो तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be 3/2 minus t 3/t half that is equals to 1। तो 3/t half का जो वैल्यू आ जाएगी that will be 1/2, तो x का जो हाफ लाइफ आ जाएगी that will be 6 days। pretty simple and straightforward question। कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के अलावा और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को गलत करने का। मेरे ख्याल से काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखो। देयर इज अ रेडियोएक्टिव सैंपल दैट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ टाइम t0। मान लो दो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है A एंड B, तो मैंने ऑब्जर्व किया जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम t इक्वल्स टू 0 to 6 t0 both A and B has not decayed, given that till the time 6 t0
both has not decayed, what is the probability that both A and B will survive for a further time 3t0? ये हमारा सवाल है। दोस्तों सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है, दिस वन इज ए यूजलेस डेटा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम एक चीज बार बार बोल चुके हैं, जो हमारे लिए केवल सरवाइव करना जरूरी है, अदरवाइज न्यूक्लियस डजंट हैव अ मेमोरी। पहले क्या हुआ है उस बात से बात कब में क्या होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले ये वाला बात जो है वो हमारे दिमाग पे कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। पास्ट विल नॉट अफेक्ट, पास्ट विल नॉट अफेक्ट द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी। यानी पहले 6t0 में क्या हुआ है उस बात से हमारा 3t0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लो t इक्वल्स टू 6t0 पर जो हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस दैट इज इक्वल्स टू n0 एंड 3t0 implies 3 half-lives, that implies at t equals to 9t0 number of active nucleus that will become to be equals to n0 by 8। ये हमारा 1/8 हो जाएगा as a understood। सो अगेन जो मेरा सैंपल स्पेस है उसके बारे में समझो। जो जो मैं शेड करूंगा वो शेड करता हुआ जो है वो मेरा हटता चला जाएगा, यानी वो में हम बोलेंगे डिके हो चुका है। तो पहला हाफ लाइफ में ये चला गया, आधा चला गया सीधा इसका, राइट ना। उसके अगला हाफ लाइफ में जो ये अभी अनशेडेड पार्ट है इसका भी आधा जो है वो हमारा चला जाएगा, ठीक है। सो और थर्ड जो होगा इसका भी आधा जाने वाला है, तो मैं कैसे भी तोड़ रहा हूं इसको, ये वाला पार्ट भी यहां पर चला जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एरिया वाइज अगर हम देखें तो शेडेड पार्ट का एरिया है 7/8 फ्रैक्शन और जो अनशेडेड पार्ट है उसका प्रोबेबिलिटी है हमारा 1/8 फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, डिके ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए डीके करता है या नहीं करता है उस बात से बी को फर्क नहीं पड़ता है, और बी डीके करता है या नहीं उस बात से ए को फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें तो ये चाहिए जो ए और बी दोनों ये अनशेडेड रीजन में आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ए विल बी नथिंग बट 1/8 एंड दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ बी, ठीक है। तो ए इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करे इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8, बी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करे इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो प्रोबेबिलिटी जो कि दोनों सर्वाइव करे, यानी ए भी सर्वाइव करे एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, जो दोनों सर्वाइव करे क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, वी कैन सिंपली राइट इट एज PS into PS of A, PS of B. So the both will survive will have a probability of 1/64. I hope that is clearly understood. सबसे पहले ध्यान दो, ये पिंक से जो लिखा हुआ है that is a completely irrelevant data, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ओके।
ओके दोस्तों, so in a sample of radioactive material, the probability that the nucleus will decay in 2 hours is equals to 8 into 10 to the power of -4. So find the t half of the sample. Take the ln2 का value as a 0.7, ठीक है? For the sake of calculation, take it as 0.7. तो दोस्तों, जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं उसी बात पे समझो। नेक्स्ट 2 घंटे में, अभी राइट नाउ मान लो ये हमारा t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो है। एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो है N0। नेक्स्ट 2 घंटे में कुछ शेडिंग होने वाली है और नेक्स्ट 2 घंटे में जो शेडिंग होगी, मान लो दिस इज द शेडेड पार्ट, और जो हमारा शेड हुआ है वो हमारा डेफिनेटली डिके हुआ है। जो हमारा शेड हुआ है वो डेफिनेटली हमारा डिके हुआ है। सबसे पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। एंड जो न्यूक्लियस हमारा डिके कर रहा है, ये न्यूक्लियस को अगर हम A बोल देते हैं तो A मस्ट लाई इन दी, अच्छा 2 घंटे के अंदर कब डिके हुआ है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 2 घंटे में डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ शेड जो है वो डेफिनेटली हमारा होने वाला है, ठीक है? अच्छा, सो n हम जानते हैं n0 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। n जो है वो हमारा उतना सर्वाइव किया है, तो डिकेड जो होगा that will be equals to n0 minus n, that is n0 into 1 minus e to the power of minus lambda t। इतना हमारा डिके किया है। सो दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है इसके दौरान, that will be equals to n0 into 1 minus that divided by n0. That is the probability of decay, and probability of decay अगर हम निकाले, that will be equals to 1 minus e to the power of minus lambda t, ठीक है? Okay, so now let's proceed. हमें क्या दे रखा है? 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी जो है वो है हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। तो e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी इज 1 माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ओके, सो जो माइनस लैम्डा टी होगा दैट विल बी ln 1 माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। सर हमें तो इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? नहीं कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा ln 1 माइनस x का एक्सपांशन होता है वो हमारा ये होता है। So that is approximately minus x for small x, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिंपली में -8 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकता हूं। सो व्हाट वी हैव इज लैम्डा इंटू टी 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। सो ln2 बाई टी हाफ इंटू 2, क्योंकि 2 घंटे दे रखा है वो टाइम, दैट विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर -4। सो टी हाफ जो हमारे पास आएगा ln 2.7 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 8 आवर। सो दिस इज 4, एक 10 यहां पर ला दो, तो व्हाट वी हैव इज 70/4। 70/4 अगर हम सॉरी
यहां पर कर दिया, एक 10 लगे तो 7/4, तो 1.75 into 10 to the power of 3 hour, that will give me the t half. ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट था. ln 1 minus x can be approximated as minus x given x is very 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 small. मेरे ख्याल से ये वाला लॉजिक हमें समझ में आ चुकी है. ओके दोस्तों, so now let's look at the question. ए जो है वो 2 अल्फा और 3 बीटा को डिसइंटीग्रेट करते हुए सी में कन्वर्ट हो रहा है, और बी जो है वो 1 अल्फा और 5 बीटा देते हुए सी पे कन्वर्ट हो रहा है. जो ए का हाफ लाइफ है दैट इज 1 आवर, और बी का जो हाफ लाइफ है वो है 2 आवर्स. ये एज्यूम करना जो फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन है उसी पे हमें टाइम लगता है, बाकी सारे के सारे डिसइंटीग्रेशंस जो है दे आर प्रैक्टिकली स्पॉन्टेनियस, यानी दे हैव वेरी वेरी नेग्लिजिबल हाफ लाइफ्स. So the question is find the population of C when the population of A and B are both equal, and third जो है at t equals to time the t naught when both A and B gives the same rate of disintegrations. Okay, सबसे पहले try to realize, जब एक बार हाफ लाइफ दे दिया है, ए कैसे सी में जा रहा है वो बात तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं. यानी वो 2 अल्फा 3 बीटा दे रहा है, 2 अल्फा 10 बीटा दे रहा है, इट डजंट रियली मैटर. व्हाट आई कैन से इज, यहां का अगर डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और इसका लैम्डा 2 है, तो Na जो आएगा दैट विल बी सिंपली 4n0, और NB जो आएगा दैट विल बी n0 into e to the power minus lambda 2t. और ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि A भी C पे जा रहा है, एक A से एक C पैदा हो रहा है, और एक B से भी एक C पैदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है Na प्लस NB प्लस NC, that must be equals to 5n0. This number is going to be an invariant. I hope this point is perfectly understood. हाँ, t equals to 0 पे c नहीं था, वो हमारा assumed है. Na plus nb plus nc that must be equals to 5n0. So दोस्तों ध्यान दो, Na जो है मुझे उसके nb के साथ इक्वेट करना है, तो that simply implies 4n0 e to the power minus lambda 1t must be equals to n0 into e to the power of minus lambda 2t. ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, एंड ये चीज अगर हम लिख सकते हैं तो n0 को कैंसिल कर दो, तो 4 equals to e to the power of lambda 1 minus lambda 2 into t. So ln 4 is equals to lambda 1 minus lambda 2 into t. वो टाइम है जहां पर दोनों हमारा इक्वल होने वाला है. सो अगर हम ध्यान दें, ये हमारा कितना आएगा, ln2/1, इसका हाफ लाइफ तो 1 आवर है, और लैम्डा 2 कितना आएगा, ln2/2 इंटू टी, और ln4 को मैं लिख सकता हूं 2 ln2. नाउ ln2 माइनस ln/2 कितना आ जाएगा, ln2/2. सो ln2 तो काट के खुश हो जाओ, तो t हमारे पास सिंपली आ जाएगा 4 आवर. 4 घंटे बाद दोनों का नंबर हमारा इक्वल हो जाएगा. कोई भी एक निकाल दो. 4 घंटे मतलब ऑब्वियस सी बात है ए जो है अपना 4 हाफ लाइफ पार करके आ चुका है, तो Na जो आएगा 4n0 by 2 to the power 4, that will be simply n0 by 4. या फिर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते तो भी वही आएगा, क्योंकि बी जो है 2 हाफ लाइफ पार करके आ चुका है,
पहले में n नॉट से n नॉट बाई 2, दूसरे में n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 4. So this will be, this is Na. And this can be also written as Nb. And what we have is Na plus Nb plus N naught Nc. Sorry, it's Nc. Na plus Nb plus Nc, that will be equals to 5 N naught. तो Nc का वैल्यू जो आएगा that will be 5 N naught minus 2 into N naught by 4. So that will be 9 N naught by 2. ठीक है. So the first part is done. अब second part की ओर देखते हैं. Find the time t naught when A and B both have same rate of disintegrations. अच्छा ध्यान देना, सेकेंड वाले पार्ट में ये एक बार भी नहीं बोला है dNA by dt is equals to, ये चीज तो कहीं पर बोला हुआ ही नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ए जब डिके करता है तो 5 पार्टिकल निकलता है, और एक बी जब डिसइंटीग्रेट करता है तो 4 पार्टिकल्स निकलता है. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ड्यू टू ए जो होगा that will be 5 times mod of DNA by dt. क्योंकि एक जब A डिसइंटीग्रेट करेगा हमें पार्टिकल 5 मिलेंगे, 2 अल्फा और 3 बीटा. एंड सिमिलरली ड्यू टू B अगर हम बात करें, that will be 4 into mod of dNB by dt. और ये दोनों इक्वल होना चाहिए. सो 5 into lambda Na, lambda 1 Na, 4 into lambda 2 Nb. That should be done. And by the way, lambda 1 is 2 times lambda 2. साफ साफ देख लो. This is a lambda 1, this is a lambda 2. तो 10 Na 4 Nb. So what we have is Na का वैल्यू आएगा 4 N naught e to the power minus lambda 1 t. That will be equals to 4 into N naught e to the power minus lambda 2 t. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो. N naught gone, 4 gone. So what we have is e to the power lambda 1 minus lambda 2 into t naught. That must be equals to 5. But lambda 1 जो है वो हमारा 2 lambda 2 है, that I know. तो सिंपल सी बात है, e to the power lambda 2 into t naught equals to 5. यानी lambda 2 t naught will be equals to ln 5. ये हमारे पास आने वाला है. एंड अगर हम ध्यान दें, lambda 2 ln 2 by 2 into t naught ln 5, यानी t naught जो होगा that will be 2 into ln 5 by ln 2. तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इतना आवर, क्योंकि सब कुछ आवर में दिया हुआ है, इतना आवर. अच्छा, ln 5 में ln 5 है, ln 2 है, बेस चेंज रूल लगा दो तो log 5 by log 2. So what we have is 2 into 0.7 by 0.3. So that will be nothing but 14 by 3, 4.67 hours. So after 4.67 hours, जो rate of disintegrated particles coming from A and rate of disintegrated particles coming from B, ये दोनों हमारे इक्वल होने वाला है.
ओके ओके दोस्तों, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. देयर इज अ रेडियोएक्टिव सैंपल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी स्फीयर that is coming towards a small detector with a varying velocity v. Initially, it was at a distance of r0 from the detector. ठीक है, ये हमारा हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिके करता है. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो हमारा रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन है वो डिटेक्टर में कांस्टेंट रहता है. R इज सफिशिएंटली लार्ज, जो डिटेक्टर को तुम प्रैक्टिकली एक वेरी 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 स्मॉल एरिया मान सकते हो. ठीक है, तो सवाल ये है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्फा पार्टिकल्स. अच्छा, ये सब कुछ स्पेस में हो रहा है, कोई भी दूसरा इंटरेक्शन नहीं है, ये एजम्पशन रहेगा. तो अल्फा पार्टिकल्स दैट इज डिकेड विल मूव स्फेरिकली, सिमेट्रिकली. ये हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन पे मूव करने वाला है. ठीक है, अच्छा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी जनरल टाइम पे अगर डिस्टेंस r होगा, उस टाइम पे जो हमारा सरफेस एरिया होगा, दैट सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? तो सवाल यहां पर यह है, जो किस तरीके से हम डिटेक्टर में जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स का डिटेक्शन है उसको हम फिक्स कर सकते हैं. अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई, यानी उसको आर डिस्टेंस कवर करने में प्रैक्टिकली कोई टाइम नहीं लगेगा. ये एजम्पशन तो डेफिनेटली रहेगा, यानी जो यहां पर डिके करेगा वो प्रैक्टिकली उसी इंस्टेंट पे हमारा डिटेक्टर में दिख जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो सरफेस एरिया अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मान लो dn बाई dt है, उसका मॉड हम बोल सकते हैं लैम्डा इंटू n. तो दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम. कोई भी टाइम पे जो हमारा नंबर ऑफ डिकेज होंगे वही तो हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होगा पर यूनिट टाइम. दैट्स ऑब्वियस. और n का वैल्यू तो हम जानते हैं वो कितना होगा. तो अल्फा पार्टिकल्स का पर यूनिट टाइम कितना पैदा होगा, लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी. अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम जो पैदा होगा दैट विल बी लैम्डा एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी. ठीक है, आई होप दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड. सो इंटेंसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो हमारा कितना होगा. इंटेंसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी नथिंग बट लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. यानी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डेफिनेटली हमारा ये अल्फा पार्टिकल का इंटेंसिटी होगा. सो rate of alpha detection वो कितना आ जाएगा. ये जो इंटेंसिटी है अगर I है तो I इंटू डिटेक्टर का एरिया. सो व्हाट वी नो इज दैट थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी
लैम्डा एन नॉट बाई 4 पाई ए इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई आर स्क्वायर, दैट इज माई कांस्टेंट सी. So what I have is e to the power minus lambda t by r square is 4 pi c lambda n naught a. इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे दे रहा हूं k. So r square equals to 1 by k into e to the power minus lambda t. तो r इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाई के इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी. ठीक है, ये चीज हम साफ साफ यहां पर देख सकते हैं. अच्छा, बाय द वे इसमें एक चीज है, t इक्वल्स टू 0 पर r इक्वल्स टू r नॉट. यहां पर मैं अगर पुट करता हूं तो 1 बाई रूट के का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r नॉट. मैं पागल हो गया हूं, सॉरी. यहां पर मैंने एक लैम्डा बाई 2 करना भूल गया था. पुट टी इक्वल्स टू 0, आर हमारा आर नॉट आना चाहिए. ये वाला साइड तो हमारा 1 हो गया, तो 1 बाई रूट के का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू आर नॉट. सो व्हाट वी हैव इज आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी. तो वेलोसिटी v दैट इज इक्वल्स टू dr बाई dt. ठीक है, विद अ माइनस साइन ऑब्वियसली, क्योंकि r हमारा कम होते जा रहा है. तो यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r नॉट लैम्डा बाई 2 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टू टी. सो दिस विल गिव मी द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है. इनिशियल वेलोसिटी पूछेगा तो ये वाला क्वांटिटी को 1 कर दो. इनिशियल वेलोसिटी विल बी r नॉट इंटू लैम्डा बाई 2. आई होप कोई बहुत ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं है, बस एक एजम्पशन है. जो अल्फा जब भी डिके हो रहा है उसका वेलोसिटी इतना लार्ज है जो वो तुरंत डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जा रहा है. ये एजम्पशन तो हमारा डेफिनेटली रहने वाला है. ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्या बोला है? इट्स अ सीरीज रिएक्शन, A goes to B, B goes to C. A से B जाता है लैम्डा 1 से, B से C जाता है लैम्डा 2 से. हाफ लाइफ ऑफ B is 5 times that of A. At t equals to 0, Na equals to n naught and Nb equals to Nc equals to 0. Then we have to find the maximum rate of production of C. ठीक है, so obvious सी बात है, it's a sequential reaction. अच्छा, by the way, T half of A is equals to ln2 by lambda 1 and T half of B is equals to ln2 by lambda 2. Now ये दे रखा है, ऑब्वियसली बात है, इसका 5 टाइम्स. तो एक चीज तो ध्यान दो, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो 5 विल बी सिंपली लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा 2. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस. ठीक है, अच्छा, जो हमारा NB होता है वो कितना होता है? दैट आई नो दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा 1 n नॉट बाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 e to the power minus lambda 2t minus e to the power minus lambda 1t. ठीक है, अच्छा, यहां पे पूरा गेम को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं. मैं लैम्डा 1 को पूरी तरीके से एलिमिनेट करके लैम्डा 2 को ही रहने दे रहा हूं. तो यहां पर ध्यान दो, लैम्डा 1 मेरा 5 लैम्डा 2 है, तो 5 बाई 4 n नॉट माइनस e टू द पावर, ये हमारा NB है. नाउ अगर हम ध्यान दें यहां पर,
जो हमारा सेक्युलर इक्विलिब्रियम आने का टाइम है वो मेरे पास क्या होता है हमेशा, ln of λ1 by λ2 by λ1 minus λ2. Now λ1 is 5 λ2, तो ये मेरे पास आ जाएगा ln 5 by 4 λ2. ये मेरा टी इक्विलिब्रियम है। और इसके अलावा एक और चीज भी हम जानते हैं, जो एट t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम dnc by dt is a maximum। ठीक है, so what we know is dnc by dt is nothing but λ2 nb। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 5 λ2 n naught by 4 into e to the power minus λ2 into t equilibrium minus e to the power minus 5 λ2 into t equilibrium। ये हमारे पास आएगा dnc by dt का मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू को अगर मैं निकालने जाऊं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 λ2 n naught by 4 e to the power minus 5 λ2 into t equilibrium. So it will be e to the power 4 λ2 t equilibrium minus 1। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं निकालूं e to the power minus 5 λ2 into t equilibrium कितना आएगा, ln 5 by 4 λ2। So λ2 is cut, that is e to the power minus ln, माइनस भी खत्म कर दो, 5 to the power minus 5 by 4 that is equals to, ये आएगा मेरे पास। एंड दूसरा ऑन द अदर हैंड e to the power 4 λ2 into t equilibrium, ये जो हमारे पास आएगा, t equilibrium पुट करूंगा, 4 λ2 कटेगा, e to the power ln 5 that is equals to 5। Now 5 minus 1 is nothing but 4। 4 तो हमारे साथ कट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है dnc by dt इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा that will be equals to 5 λ2 n naught into 5 to the power of minus 5 by 4 and this is 5 to the power 1, तो 1 by root over 5 root 5 λ2 into n naught। ठीक है, तो इस तरीके से हम dnc by dt का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इट्स मेनली अ क्वेश्चन ऑफ मैनिपुलेशन। बाकी कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात तो थी नहीं, हमें वो याद रखना था जो dnc by dt कहां पर हमारा मैक्सिमम होता है, वही पॉइंट पे हम जानते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो भी हमारा अराइव करता है। ओके ओके दोस्तों, तो क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ सैंपल कंटेन्स 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, x हैज अ मीन लाइफ ऑफ t1 एंड y हैज अ मीन लाइफ ऑफ t2। एट t इक्वल्स टू 0 nx जो है वो हमारा n1 है और ny जो है वो अगर मेरा n2 है, देन वी हैव टू फाइंड द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय मीन लाइफ? मीन लाइफ सिंपली इंप्लाइज by that time, ठीक है,
ऑन एन एवरेज न्यूक्लियस विल डिके, यानी ऑन एन एवरेज इतना टाइम तक हमारा जीने वाला है एक न्यूक्लियस, ठीक है। ऑन एन एवरेज इतना टाइम तक जो है वो हमारा जीने वाला है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन लाइफ। ध्यान दो, एक्स के लिए मीन लाइफ जो है दैट इज N1, सॉरी T1, और पॉपुलेशन जो है दैट पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू N1। तो हर एक T1 टाइम तक जी रहा है और ऐसे न्यूक्लियस जो है वो टोटल N1 है, तो ऑब्वियस सी बात है सम ऑफ टोटल लाइव्स विल बी इक्वल्स टू N1 T1। ऑन एन एवरेज हर कोई T1 टाइम तक जी रहा है और उसका पॉपुलेशन है N1, तो सबका लाइफ का जो टोटल सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू N1 T1। ऑन द अदर हैंड Y के लिए अगर हम बात करें तो उसका मीन लाइफ जो है वो है हमारा T2 और पॉपुलेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू N2, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है सम ऑफ टोटल लाइफ्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू N2 T2, ठीक है। सो जो X पार्ट है उसका सम ऑफ टोटल लाइफ है N1 T1, जो Y पार्ट है उसका सम ऑफ टोटल लाइफ है N2 T2। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम सैंपल के बारे में बात करें, उसका पॉपुलेशन जो है दैट पॉपुलेशन विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस N2 और सम ऑफ टोटल लाइव्स जो होगा, सम ऑफ टोटल लाइव्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू N1 T1 प्लस N2 T2। सो ऑब्वियस बात है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो हमारा T एवरेज है दैट विल कम आउट टू बी N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। अच्छा, ये पॉपुलेशन वाले फंडे से एक बात समझ लो, नॉर्मली क्या होता है, जनरली हमारा क्या होता है, T एवरेज 1 बाई लैम्डा होता है, T हाफ होता है ln2 बाई लैम्डा, तो T एवरेज इंटू ln2 T हाफ होता है। बट ध्यान दो, सैंपल के मिक्सचर के केस में वो बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हम लोगों ने कल जो इफेक्टिव हाफ लाइफ निकाले थे वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज था इससे। इन दोनों का डेफिनेशन में ही मेन डिफरेंस है। तो सैंपल के केस में हाफ लाइफ इक्वल्स टू ln2 इंटू एवरेज लाइफ, ये वाला फैक्टर हमारा काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। पहले ये वाले बात हम ढंग से समझ ले, ओके।